बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का योम पैदाइश है। पूरी कौम को सबसे पहले तो ये इसकी मुबारकबाद हो। उसके बाद अगरचे अल्लामा इकबाल के योम पैदाइश के हवाले से 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान किया गया था और आज आम तातील थी, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पे रहीं। उसके अलावा यहाँ पे अता तारड़ साहब ने लाहौर में खासी तिंदो तेज़ गुफ्तगू की। आज इस हवाले से क्या क्या चीज़ें सियासी तौर पे जो हुई उन पे अपडेट करेंगे और उसके साथ जो तबाही पंजाब में ख़ास तौर पे स्मोग ने मचा रखी है इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, PTI के रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, आप तो कहते हैं कि आपने ये स्टार्ट किया है, लेकिन अगर हुकूमती मौक़िफ़ जाने तो वज़रा तो कहते हैं जी आप इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब तारड़ साहब ने जो कुछ कहा, अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वो पहले सुन लें फिर आपसे जानते हैं। अब ये जो NRO मांग रहे हैं, जलसे भी NRO के लिए, लाहौर का जलसा नाकाम, संजानी का जलसा नाकाम, इस्लामाबाद वर्कर्स को वहां छोड़ के डी चौक में खुद छुप गए, भाग गए। एक वज़ीर आला कहे कि मैं अपने ही सूबे में 11 जिले टाप के आया हूँ, छुप के आया हूँ। भाई अपने सूबे में क्या छुपने की जरूरत है? ये सारी एक ड्रामाबाजी है। आज भी सवाबी में जलसा करे, भाई तरीके इंतशार का शिकार है। 4 ग्रुप है, पिंकी बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, उधर आतिफ खान लड़ा हुआ है अली अमीन गंडापुर के साथ। ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये वही इंतशार और तकसीम है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जी नियाज़ी साहब, वो कहते हैं 4 ग्रुप है और आप इंतशार फैला रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप 4 है, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की या पीपल्स पार्टी की। PTI के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो ग्रुप है इमरान खान। हम लोग इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, हम किसी के फॉलोअर्स नहीं हैं। जो इमरान खान हमें बताता है हम उसको फॉलो करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं। और जहाँ तक देखिए इंतशार की बात है, या इंतशार, हम तो अपने जी फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, जो हमें आइन ने दिए हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू असेंबल, हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं बाय रिमेनिंग विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये हमारा बुनियादी हक है, ना ये हमें अता तारड़ साहब ने देना, ना हमें ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने देता, ये मुझे मेरा आइन देता है और हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों की अपनी कुछ स्ट्रीट पावर है नहीं, एक चोरी किए हुए मैंडेट से बैठे हैं, खुद तो इनके पीछे कोई फॉलोइंग नहीं है अवाम की। अगर हमें अवाम फॉलो करती है, हम उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी मेरे ख्याल से एक पॉपुलर जमात की निशानी है। तो क्योंकि ये एक फेक गवर्नमेंट है, एक चोरी किए हुए मैंडेट पे बैठी हुई है। जब आपकी फाउंडेशंस वीक होती हैं, फेक होती हैं, बोगस होती हैं, तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि अवाम बाहर निकल के हमें गिरबानों से पकड़ के बाहर निकाल के ना फेंक दे कि आप हम हमारी मंशा को रिफ्लेक्ट नहीं करते, आप विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो एक इनको इनसिक्योरिटीज हैं। और जहां तक इंतशार हम कर रहे हैं, अभी आपने देखा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है ये 7 नवंबर को। उस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें लिखी हैं, कोई भी दुनिया की हुकूमत होती तो उस रिपोर्ट की बेसिस पे रिजाइन कर सकती है। उसमें क्लियरली लिखा है कि इस मुल्क में ना फ्री स्पीच है, ना इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ना फ्रीडम ऑफ असेंबली है, और ना इस मुल्क के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। और जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहे हैं, मीडिया को तबाह किया जा रहा है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है। ये डैमिंग रिपोर्ट है जो UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इनके खिलाफ दी है। अगर इसी बेसिस पे देखें कोई दुनिया की जमहूरियत होती तो ये हुकूमत रिजाइन कर देती इतने बड़े स्कैंडल के बाद, लेकिन ये लोग बैठे हुए क्योंकि चोरी का मैंडेट है। और इनसे मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि ये किस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम सीरियसली नहीं लेते। नियाज़ी साहब, इस स्टेटमेंट को तो आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आपके सूबे में जहां आपकी हुकूमत है उसके गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लें। सुनाए जी, फैसल करीम कुंडी साहब क्या फरमाते हैं। सूबाई हुकूमत कभी भी खैबर वफा की उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि हमने जलसा करना है, जुलूस निकालना है, धरना देना है, हमने डी चौक जाना है। अच्छी बात है कि मैं आज लाहौर में खड़ा हूँ। मैं आज देखूंगा कि पंजाब की जो PTI की जो लीडरशिप है, जो खड़ी होती है कैमरा के सामने, बल्कि अपने सेल्फ कैमरा के सामने, और बार बार भाषण दे रही होती है, और बड़े नजरियाती बन गए हमारे वो दोस्त जो पिछले 8-10 पार्टियों को छोड़ के आए हैं। देखते हैं कि आज वो कितने लोग लेके आते हैं पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस्तेमाल किया गया है, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को टूल बनाया गया है, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने अपने जाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है।
जी न्याजी साहब सुनिए आपने बात, वो तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक फैसल करीम कुंडी साहब की बात है, देखें वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अली अमीन गंडापुर से बहुत बुरी तरह इलेक्शन हार चुके हैं, थ्रू आउट हार रहे हैं, उनकी अपनी कोई कबूलियत है नहीं अवाम में, आपने देखा ना मकबूलियत है ना कबूलियत है, अवाम उनको रिजेक्ट करती है। अब जहां तक वो कुंडी साहब अब गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो केपी की जो अवाम है उसकी वॉइस है, वो उनका चेहरा नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्ट हुए हुए हैं वहां पे, वो अपॉइंट हो गए एक नोटिफिकेशन के थ्रू, लेकिन जो केपी की अवाम की जो मंशा है, जो उसकी विल है, उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन है तो केपी के चीफ मिनिस्टर है और उसकी बाकी जो कैबिनेट है और उनके जो एमपीएज हैं और उनकी एमएनएज हैं, और जो पीटीआई ही है वो वाहिद जमात है जो केपी से इतना बड़ा मैंडेट लेके आई है, क्योंकि वहां के लोग उनको पसंद करते हैं और वो उनको तरजीह देते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जैसे लोगों पे जिनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल इवेपोरेट हो चुके हैं केपी के अंदर से। तो जहां तक देखें बात है हमने कोई काम नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। देखें हमने यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस बना के 4-5 लोगों का ऑपरेशन नहीं कराया, हमने सेहत कार्ड बहाल किया जिसपे 20 अरब रुपया लगाया केपी में, और मार्च से लेके अब तक जब से हुकूमत आई है 5 लाख लोगों का ऑपरेशन हो चुका है केपी के अंदर। ये मैं आपको फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हम लोगों ने जो काम किया हम सरप्लस में हैं, पंजाब की तरह हम डेफिसिट में नहीं है। अभी आपने फिगर्स वो भी देख लिए। सो केपी काम कर रहे हो, अगर हमने साथ जलसा जुलूस करना है, हमारा बुनियादी हक है, हम क्यों ना करें। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, हम पंजाब से भी आगे, सिंध से भी आगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हम इनकी तरह ये टिकटॉक्स नहीं बनाते जी, टिकटॉक बना लें हम जी, कभी पुलिस की वर्दी पहन लें, कभी डॉक्टर बन जाए, कभी नर्स बन जाए, इस तरह की हमें चीप पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको हम रिफॉर्म कर रहे हैं। और जहां तक देखें सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसको टाइम लगेगा। केपी एक वोलेटाइल एरिया है, वहां पे आपको पता है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के बाद बहुत सारा इश्यूज हैं सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का, वहाँ एपिक्स कमेटी काम करती है और फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सबने मिलकर करना है, बॉर्डर सिक्योर करना है। वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है, वहां पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हर तरह से हम सोशल डेवलपमेंट में इन लोगों से बेहतर हैं और आगे और बेहतर होंगे। न्याजी साहब यहाँ पे आपको सुनाते हैं कि अता तारर साहब आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं, फिर इससे अगली बात करते हैं। सुनाए जी अता तारर साहब क्या फरमाते हैं। कल विंटर पैकेज का ऐलान किया कि गर्मियों में तो बिजली के बिलों का बोझ आम आदमी पर होता है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम सर्दियों में भी इस बोझ को कम करेंगे। तो ये देखिए, ये सारी काविशें किस लिए हैं। ये उस तरह नहीं है कि इधर बुजदार को बिठा दिया, उधर पिंकी बैठ गई, उधर गोगी बैठ गई, इधर हार ले ली, इधर अंगूठी ले ली और कहा जी डॉलर के रेट का सरोकार मुझे नहीं है। डॉलर के रेट का सरोकार जो वजीर आजम को नहीं होता, उसको तो टीवी से पता चलता है कि ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है। सुनिए जी न्याजी साहब, आपने बात, वो तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस तो ये होती है कि हमने सर्दियों में भी बिजली सहूलत पैकेज दे दिया और इन्होंने तो सिर्फ बातें ही की हैं। देखिए अब यहाँ तक इनकी बात है, बिजली की बात है। आप अगर देखें केपी में जो इनिशिएटिव्स तो बिजली पे हुए, मैं आपको सिर्फ वो 2 बता दूं। एक तो ये इनिशिएटिव हुआ है कि हमने ट्रांसमिशन लाइंस का अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। अब हम पूरे जो केपी के अंदर ट्रांसमिशन है बिजली की, वो सारी जो है हम खुद करेंगे। और जहां तक नेपरा की तरह हम एक अथॉरिटी भी बना रहे हैं जो रेगुलेट करेंगे, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। हमारा बड़ा काम हो रहा है। जहां तक आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है, रमजान के अंदर इन्होंने 3500 रुपए का एक्सपायर्ड फूड बांटा पैकेज, रमजान पैकेज के नाम पे पंजाब गवर्नमेंट ने। केपी ने पर फैमिली 10,000 रुपया दिया। अगर सिंध ने 5,000 रुपए दिए पर फैमिली, तो केपी उसमें भी लीड कर रहा था। केपी हर चीज में इनसे आगे है। ये सिर्फ सस्ती शोदाबाजी मशहूरी करने के लिए टिकटॉक बना के हम ये काम करें, लेकिन ग्राउंड में अगर काम हो रहा है इमरान साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किया है काम तो लोगों ने री-इलेक्ट किया, 2 दफा किया है। कभी केपी में ऐसे नहीं हुआ। परफॉर्मेंस है तो लोग री-इलेक्ट कर रहे हैं, इमरान खान के नाम पे वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। ये एक तनकीद करते रहेंगे, जो मर्जी बात करें, लेकिन जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, जब देखेंगे किस किस इंडिकेटर में किसने कितनी प्रोग्रेस की है, वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन जब ग्राउंड पर हम आगे होंगे। बैरिस्टर साहब, ये अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लें कि आपने ऑन ग्राउंड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन फिर भी पीटीआई का कारकुन तो ये शिकवा करता नजर आता है कि उनके लीडर, जिसको आप भी तस्लीम करते हैं कि वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान की रहाई के लिए पीटीआई की लीडरशिप को उस तरह से तहरीक नहीं चला सकी। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आम कारकुन का ये इतराज़ बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है?
देखिए इमरान साहब, जो ये तो आपका एक डिफरेंट सवाल है ना। पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, ठीक है जी, किस तरह हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट हो गई। अब बात होगी खान साहब की रिहाई की। देखें, इमरान खान साहब जो है और जो हमारी पार्टी है इमरान साहब, हम लोग कोई ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम कोई कानून के तहत बनी हुई हुकूमत से नहीं लड़ रहे, और ना हम कोई कानून के तहत बनी हुई एक सिस्टम जो है उसके साथ लड़ रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क की अदालतों पे हमला हुआ, अदालतों पे कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, आपने अदालतें कवर की हैं, वो एक इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल या कंज्यूमर कोर्ट के जज से ऊपर उनके पास पावर्स नहीं थी, उनके हाथ से अपनी सारी पावर छीन ली। तो जुडिशरी जो है उसके अंदर पहले इंटरफेरेंस थी, अब आपने इंटरफेरेंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जुडिशरी पे आप कब्जा कर चुके हैं। इस वजह से हम जो लड़ रहे हैं फस्तायत से लड़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, यूएन कह रही है, हमारे मुल्क का जो यहाँ पे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, वो कह रही है इस मुल्क में वोट चोरी हुआ और वोट चोरी होने के बाद फस्तायत का निजाम राइज है। तो हम फस्तायत से लड़ रहे हैं, और फस्तायत से लड़ते लड़ते हमने खान साहब को अगर रिलीज कराना है तो हमारे भी इस तरह हाथ नहीं खुले हुए। हमारे एमएनएस के साथ क्या हो रहा है इमरान साहब देख रहे हैं। हाजी इम्तियाज साहब की छोटी बेटी 11 साल की, उसको टॉर्चर किया उन्होंने, 11 महीने के बच्चे को टॉर्चर किया। ख्वाजा चिराग साहब को अगवा कर लिया गया और मुबीन आरिफ जट साहब की फैक्ट्री सील कर दी। मतलब कि क्या क्या किस्म की इन्होंने फस्तायत नहीं की, लेकिन लोग खड़े हैं, लोग अभी भी नजरिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन हम एक फस्ताई हुकूमत के साथ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग में थोड़ा शायद टाइम लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑब्जेक्टिव यही है, हमने इमरान खान साहब को रिहा कराना है और हम रिहा करा के रहेंगे। अच्छा नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि असद कैसर साहब ने ये कहा है कि जल्द ही अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये ग्रैंड अलायंस बन भी जाएगा और फिर इससे आपकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए इमरान साहब, अलायंस का मकसद क्या होता है? अलायंस जब भी बनता है, कोई भी अलायंस बने, उसका मकसद ये होता है कि कोई आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब इस वक्त कॉमन ऑब्जेक्टिव जिस जमात का हमारे साथ अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि हमने इस मुल्क में अदलिया को आज़ाद कराना है, क्योंकि इस वक्त जो अदलिया के साथ हाल कर दिया गया है तरामीम के बाद, सारा कुछ के बाद अदलिया की कोई वक़्त नहीं रही, वो एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर प्रिंसिपल में अदलिया बिल्कुल दब के रह गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के नीचे। हमने अदलिया को आज़ाद कराना है, हमने बुनियादी हुकूक को बहाल करना है, हमने आइन को बहाल करना है, हमने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है इस मुल्क के अंदर। उसमें हमारे साथ कोई भी जमात अगर हमारे साथ आने को तैयार है, बिल्कुल दे आर मोर देन वेलकम, और हम उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, पहले इस मुल्क का हम निजाम ठीक कर ले, उसके बाद हम आपस में लड़ लेंगे। लेकिन जो जो जमातें हैं जो हमारे साथ इस चीज में चलना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम उनको साथ लेके चलेंगे। बैरिस्टर साहब, आप क्योंकि कोर कमेटी के भी मेंबर हैं और कानूनी मामलात को भी समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो कानूनी मामलात बकौल आपके जिनमें पीटीआई बुरी तरह से फंसी हुई है, तो क्या बानी चेयरमैन जो हैं उनको आप देखते हैं कि जल्द रिहाई मुमकिन है? देखिए, जिस तरह की इन्होंने अदालतों पे हमला करके उनका हाल कर दिया है, मेरी नजर में तो मैं अदालतों को आजाद नहीं समझता, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं समझता। पहले तो होता था कि जी अदालत कानून में आजाद है, लेकिन प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है जजों को। लेकिन अब तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी के अंदर ये अदालतों जो है वो दब के रह गई है एग्जीक्यूटिव के नीचे। कोशिश पहले भी यही थी, अदालत को दबाया जाए, डराया जाए, एग्जीक्यूटिव को इस्तेमाल किया जाए, प्रोसिक्यूशन को इस्तेमाल किया जाए, और खान साहब को इंश्योर करें कि वो जेल में रहें। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जज होता है जो बिल्कुल आइन कानून के साथ करता है और थोड़ा सा अपना इंश्योर करता है कि जी मैं डर नहीं रहा, मैं खड़ा हूँ आइन और कानून के साथ। अगर इस तरह के जजेस अभी भी ज्यादा मेजोरिटी में होंगे, हमें उम्मीद है खान साहब जो होंगे वो जल्द बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी केसेस में सजा दी इन्होंने अभी तक, वो सारे केसेस जब हाई कोर्ट में गए हैं, अपीलेट फोरम में गए हैं, तो वो डस्टबिन में गए हैं। वो उनको मेरिट था नहीं, जाली केसेस बनाए थे आपने। क्योंकि अगर आपने पहले कोशिश की हम इसको करप्ट प्रूव करें, वो गलत हुआ, फिर हम गद्दार प्रूव करें, जी साइकिल का केस आ गया, फिर दोबारा करप्ट प्रूव करें, जी आपका अलकादिर केस आ गया, वो भी अभी फारिग होंगे।
जितने केसेस फारिग होते जाएंगे ये नए केसेस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी केस जो है वो जब मेरिट पे सुना जाएगा उसने रद्दी की टोकरी में ही जाना है, जो इस मुल्क की तारीख कहती है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये फरमाएं कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आपको उनकी क़यादत पे, उनकी उस पर कोई इतराज़ है? क्या आपको ये लगता है कि वो मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब? क्या आप ये समझते हैं कि वो हुकूमत की बात मानेंगे, किसी प्रेशर में आएंगे? देखिए, एक चीज तो है कि मैं ये कहूँ कि ये काली फायदीसा जैसे है चीफ जस्टिस है तो वो तो ज्यादती होगी, उन जैसे नहीं है। अभी तक इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक वो जो गलती कर गए हैं, ही वाज बाउंड, जो कमेटी का फैसला था कि फुल बेंच के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लगाएंगे, उनको लगानी चाहिए थी। मेरी नजर में वो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन फिर भी अभी तक देखें, अब इशू पता है क्या है इमरान साहब? इशू ये नहीं है कि याहिया साहब अच्छे हैं बुरे हैं, या कानून पे फैसले करेंगे या कानून के से बाहर जाके फैसले करेंगे। इशू और है, इशू ये है कि याहिया साहब कर क्या सकते हैं, उनके पास पावर कितनी, वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, वो तो उनकी पर्सनैलिटी नहीं, वो कानून में कितने इंडिपेंडेंट है कि वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी के जज नहीं लगा सकते। अब तो जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन ऐसी हो गई है, बहुत सारे मसाइल है। आपने देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज बना दिया है जस्टिस अमीनुद्दीन को और कुछ और जजेस को, और उसको थोड़ा अच्छा लगे, एक अच्छा इंप्रेशन आया, जी हमने इसमें कुछ अच्छे जजेस भी डाले हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जस्टिस आयशा मलिक का नाम खाना पूरी करने के लिए उसमें डाल दिया। लेकिन जितने आपने हाईकोर्ट कवर किए, मुझे पता है जितने अच्छे जजेस हैं जिनको आइन की समझ है, जिनकी जजमेंट्स पूरी दुनिया देखती है, पढ़ती है, परखती है, उनको फॉलो करती है, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक के अलावा। आपने जस्टिस अमीनुद्दीन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया। मुझे सिर्फ आप ये बता दें उनकी कौन सी जजमेंट अभी तक जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में उन्होंने दी है, तो मैं किसी को कोर्ट भी कर दूं या एज ए प्रेसिडेंट पेश करूंगी, जी बड़ी अच्छी जजमेंट है, इसमें मैंने कुछ सीखा है। वो तो सिविल की जजमेंट देते रहे पूरी जिंदगी, और फिर आपने और जो जजेस डाले उनके, मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके घर वालों को बताइए कॉन्स्टिट्यूशन। तो बैरिस्टर साहब, फिर आप लोग पीटीआई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्यों नहीं जाती इस मामले को लेके? देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो इमरान साहब मैं तब जाऊंगा ना जी, जब मुझे किसी जज के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत करनी होगी, जो हमने की है। हमने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के खिलाफ फाइल किया हुआ है, जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी मिनॉरिटी में कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आपको गैर आईनी लगती है तो आप इम्प्लीमेंट ना भी करें तो खैर है। फिर काजी फायद इज़्ज़त साहब के खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट्स फाइल हुई हुई हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है, अगर वो फाल हो जाए, काम करे, तो अच्छी बात है, जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी आएगी। लेकिन बेंच बनाने के खिलाफ, अब ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, इसके खिलाफ तो हम तभी जाएंगे ना जी अदालत में, मिसकॉन्डक्ट के लिए तो नहीं जा सकते। ये तो हम जब आईनी तरामीम जो चैलेंज होगी, अगर वो स्ट्राइक डाउन होती हैं और आइन बहाल होता है, अदलिया आजाद होती है, तो फिर ही हमारी इन चीजों से जान छूटेगी, अदरवाइज से कोई नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस, इन सब ने अभी तक कितनी जजमेंट्स लिखी हैं, किस किस कानून में फैसला किया है, किस तरह फैसला किया, और कौन से आइन की तशरीह की है जिसमें लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझते हैं, वो हमसे शेयर जरूर की जाए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान अबूजर नियाजी साहब। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी तक पीटीआई अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्मोक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वज़ीर जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि वापसी पे हम आके तो स्मोक के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर सर। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। ख्वाजा साहब, आपसे राय जानने से पहले दिखाते हैं कि लाहौर में और पंजाब में स्मोक क्या तबाही मचा रही है। ख्वाजा साहब, पंजाब भर में जिस तरह स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये इतनी तबाही मचा रही है, तो पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इसके हवाले से? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, हमेशा होता ये था कि जब भी स्मोक आती थी तो हुकूमतें जो हैं उस वक्त अपनी प्लानिंग का आगाज़ करती थी और उस वक्त इक़दाम करती थी। हमारी हुकूमत भी रही है इस दौरान, लेकिन जो इक़दाम
मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने हल्फ उठाते साथ ही शुरू किए। आप देखें कि मार्च में मरीम नवाज़ साहबा ने चीफ मिनिस्टर पंजाब का हल्फ उठाया और मार्च के बाद फ़ौरन सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहबा को ये टास्क दे दिया गया कि वो स्मोक के ऊपर एक मुकम्मल पॉलिसी बनाएं और एक ऐसी पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई है कि जिसमें तमाम के तमाम 28 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना अपना काम जो है वो ऑलरेडी तजवीज़ कर दिया गया और मुसलसल अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर के अंदर आके जो स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप्स लेने थे वो तमाम के तमाम लिए गए। स्टबल बर्निंग के ऊपर आप देख लें कि उनको ना सिर्फ उसको रोकने के इकदाम किए गए और काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़या हुई और उसके साथ साथ जो है किसानों को इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए जिसके तहत वो स्टबल बर्निंग का सब्स्टिट्यूट कर सकें और उसके साथ साथ स्मोक टॉवर्स के लिए और मसनूई बारिश फैलाने के लिए जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। 10 अरब के करीब जो बजट है उसको एलोकेट किया गया है और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक ऐसा होमवर्क जो है वो तैयार किया गया है कि जिसको इख्तियार करने के बाद तमाम डिपार्टमेंट जो हैं अपने अपने शोबे में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से विंड का रुख चेंज होता है, आपने देखा कि जब भारत से आने वाली हवा जब उसका रुख पाकिस्तान की तरफ और लाहौर की तरफ होता है तो फौरी तौर पे जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हाई रिस्क हो जाता है और जैसे ही विंड चेंज होती है तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दोबारा से नीचे आ जाता है और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है इसने हमारे मुल्क के मौसम के ऊपर और हमारी फ़िज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया है। मैं अब समझता ये हूँ कि इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अपना ली गई है। एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला शहरियों को भी साथ मिलाएंगे, मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और इस मामले को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। ख्वाजा साहब, कुछ माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम इंडिया को दे रही है कि उधर से आ रही हैं, बल्कि उनका कहना है कि हवाएं तो ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से इंडिया की तरफ चलती हैं, तो वहाँ से कैसे जहरीले मादे इधर ज़्यादा आते हैं? देखिए, मैंने बड़ी खुली अर्ज़ की है कि ये जो मेरे कहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखना ये तो चीज़ पूरी तरह इस्टेब्लिश है कि जैसे ही विंड का रुख पाकिस्तान की तरफ होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 186, 87, 88 से सम टाइम 1000 को क्रॉस कर जाता है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़बानी तो नहीं कर रहा, जो अदाद शुमार है ये तो साफ क्लियर यही बताते हैं, तो इसमें छुपाने और बताने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ कर दिया कि अगर नाअहली की बात होती तो हमसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमने अब तक सोए हुए थे, हमने क्या किया। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मार्च से इस पर काम स्टार्ट हो गया था। हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप देखें कि डीजी इन्वायरमेंट जो है उनको अप्रिसिएशन मिली है, शाबाश मिली है। तो डीजी इन्वायरमेंट कौन होता है? वो हुकूमत पंजाब का अफसर है ना। तो उसने जो अगर कोई काम किया है तो हुकूमत पंजाब के कहने पर, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे किया, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पे किया। तो अगर उसको शाबाश मिल रही है तो उसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो शाबाश मरीम नवाज़ साहबा को मिल रही है कि आपने अपने अफसरान से इतना बेहतर काम लिया है और ये तमाम इक़दाम किए हैं। हमने जो ईंटों वाले भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेज़ी से शिफ्ट किया है। हमने धुआं फैलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं ना सिर्फ उनको बंद किया है बल्कि उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगने थे जिससे वो धुआं आलूदगी उसकी जो है वो कम कर दी जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। और ऐसे सैकड़ों स्टेप जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने अपने ज़ेर क़यादत जो स्टीयरिंग कमेटी बना रखी है उसने ऐसे बेशुमार स्टेप्स लिए हैं और हर एक चीज़ का डेली बेसिस पे जो मॉनिटरिंग है वो मरीम नवाज़ साहबा करती हैं। अपनी सेहत ख़राब होने के बावजूद इस वक्त वो बाहर मौजूद है पाकिस्तान से, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम वो इस मामले में ना सिर्फ आगाही ले रही हैं बल्कि वॉर फुटिंग पे हम सबको इसके ऊपर काम करने को कह रही हैं। ख्वाजा साहब, क्या मसनूई बारिश इस मसले का हल हो सकती है? अगर ऐसा मुमकिन है तो हुकूमत इसमें इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है? देखें, मसनूई बारिश बरसाने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अल्लाह के फजल से हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। एक का तजर्बा आपके सामने जो है वो लाहौर में किया भी गया हुआ है, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक ख़ास हद तक ही कारगर साबित होती हैं। असल जो चीज़ ये है कि हमें ग्रीन माहौल अपनाना है। हमें अपने शहरियों को और अपने साथ मिलाकर हम सबको ना सिर्फ इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है बल्कि हमें ग्रीनरी को इम्प्रूव करना है। हमें अपने इर्द गिर्द जो देखें, हम धुआं कौन छोड़ रहा है? ये हुकूमत पंजाब तो नहीं छोड़ रही, ये हम और आप मिलके छोड़ रहे हैं। ये जो मोटरसाइकिलें और सिलेंसर निकाल के फिरना और पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी ना बनवाना और चलाना और धुआं छोड़ती बसों का फिरना, हुकूमत एक खास हद तक इनको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो शहरी, जो आप और मैं हैं, जो इस शहर के बासी हैं, हमने इस शहर में रहना है। अगर हम धुएं में फिरते हैं तो आप और हम और हमारे बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। तो हम सबको मजमूई तौर पे मिल के हर काम को हुक्मरानों पे छोड़े बगैर
खुद से भी अपनी को जिम्मेदारी का मैं समझता हूँ एहसास करते हुए अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ख्वाजा साहब, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये मसला रहा, ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब ये मसला आया। आप अगर अपने हमसाया चीन की मिसाल लें, उससे पहले आप इंग्लैंड की मिसाल लें, वहाँ पे भी स्मोक ने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन उन्होंने ठोस मनसूबाबंदी की और उसके बाद इससे निजात हासिल कर ली। तो हम क्यों इस तरह के इक़दामात अमलन नहीं कर पाते कि जिससे हम इससे छुटकारा पा सकें? बिल्कुल, देखें, बीजिंग मॉडल की बात होती है। बीजिंग मॉडल जो है ना सिर्फ उसको स्टडी किया गया है, हमने स्मोक टावर्स इंस्टॉल करने के लिए इंतजामात जो है अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर लिए हैं। जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि मसनूई बारिश के लिए भी इंतजामात मुकम्मल हैं, स्मोक टावर्स के लिए भी इंतजामात मुकम्मल हैं। और उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, मैं चूँकि ख़ुद से इसके ऊपर बात करना चाहता था कि हम जो फौरी तौर पर कर सकते हैं कि हम इसके असरात और इसके मुज़र असरात को किस तरह से उससे बच सकते हैं। तो हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है, जो एक रिक्वेस्ट की है शहरियों से कि खुदारा जब आपके बच्चों को और आपने अपना बच्चों को बचाने के लिए हमने स्कूल्स क्लासेस को और कॉलेज क्लासेस को ऑनलाइन किया है, तो उसका मकसद और मतलब ये है कि हम कम से कम अपने बच्चों को इससे एक्सपोज करवाएं, कम से कम अपने बच्चों को इससे मुतासर करवाएं। हम सबको अपने बच्चों को जो है वो और ख़ुद मास्क लगा कर फिरने की आदत डालनी चाहिए। जब कोरोना था, जब भी हम लोग मास्क लगाते थे, तो ये 2 से 2.5 माह का एक अरसा होता है जिसमें स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो हम ये 2-2.5 माह अगर मास्क लगा लेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। हम अपनी जो सेहत है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से बच जाएंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा की हिदायत पे मरीम औरंगज़ेब साहब ने और मैंने, हम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे मास्क तस्लीम किए हैं। उसका मकसद ये था कि शहरियों को ये आगाही देना कि खुदारा आपके लिए मास्क जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमने अस्पतालों में स्मोक काउंटर इस्टेब्लिश किए हैं। हमने जो स्मोक रिलेटेड मेडिसन हैं उनको अस्पतालों में फौरी अवेलेबल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हमने उन तमाम अद्वियात के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने खुद CM साहब की हिदायत पे उन मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की है, उन डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात की है और उनको कहा है कि ये 10-12 जो शहर हैं जो स्मोक से मुतासरा हैं, इनके अंदर अपनी तमाम मेडिसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि मार्केट में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज ना आए। नाज़रीन, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक जी। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये क्या समझते हैं कि PTI जो जलसे कर रही है और आज ये ऐलान किया गया है कि जी हम अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं इस ग्रैंड अलायंस का क्या फ़ायदा होगा? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त तहरीबी सियासत की नहीं, इंतशारी सियासत की नहीं, मोहब्बत वाली, प्यार वाली और तामीरी सियासत की ज़रूरत है। आप ज़रा कंपैरिजन देखें कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको देख लें और कंपैरिजन कर लें मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत के साथ। आप बहुत सारे लोगों को अगर मरीम नवाज़ साहबा पसंद नहीं है या उनको उनसे कोई सियासी इख्तलाफ है, तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर जिस दिन से इलेक्ट हुए हैं उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं मोटरवे बंद कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं आग लगाऊंगा, मैं घिलाओ और जराओ करूंगा। जलाओ घिराओ के अलावा बात नहीं करते। और इन द मीन टाइम दूसरे सूबे में जहां मरीम नवाज साहबा की हुकूमत है, जहां PMLN की हुकूमत है, वहां क्या हो रहा है? वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, वहाँ किसान कार्ड आ रहा है, वहाँ मोबाइल क्लिनिक्स चल रही हैं, वहाँ मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ चारों सूबों से आने वाले बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वहाँ इंसुलिन को घर पहुँचाने के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ के सूबे में अद्वियात को TCS के ज़रिए घर पहुँचाने के अमल का आगाज़ किया जा चुका है। मरीम नवाज़ के सूबे में लोगों को इलाज मुआवजा उनके घर की दलीस पर पहुँचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ के सूबे में कहीं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं सरगोदा में, तो कहीं लाहौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सरकारी सतह पर सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है मरीम नवाज़ का और अली अमीन गंडापुर का। अब ये इन दो शख्सियात का जो है कंपैरिजन नहीं है, ये पाकिस्तान में तामीरी सोच वालों का और इंतशारी और तहरीबी सोच वालों का कंपैरिजन है, जिन्होंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के, सिवाय इंतशार के, सिवाय नफरत के, सिवाय जलाओ और घिराव के। वो उधर अपना काम कर रहे हैं
और उनके सूबे के गरीब मजदूर किसान रुल रहे हैं, और वो उनके बच्चे और वो यहाँ पंजाब में आकर अपना इलाज करा रहे हैं, जिनको हम सीने से लगाते हैं। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है, और एक तरफ मरीम नवाज़ हैं जिन्होंने अपनी पहली चीफ मिनिस्ट्री के पहले 7 माह के दौरान 829 स्कीमों को अल्लाह के फजल से ग्राउंड पर इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है। 829 स्कीम्स अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब अब तक लॉन्च कर चुकी है, जिसमें फिशरी डिपार्टमेंट की स्कीमें शामिल हैं, इन्वायरमेंट की स्कीमें शामिल हैं, रोड स्ट्रक्चर की स्कीमें शामिल हैं, साफ़ पानी की स्कीमें शामिल हैं, लोगों के धीरानी प्रोग्राम तक, लोगों की बच्चियां ब्याने तक, लोगों को अपना घर बनाने के लिए वो जो माजी में अपना घर स्कीम शुरू कर गए थे, जिन्होंने अपना घर तो बना लिया, किसी का घर नहीं बनने दिया, अपना घर तो बचा लिया। वो बन्नी गाला वाला महल सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस साकिब नसूर साहब, सॉरी नसूर मुंह से निकल जाता है, साकिब निसार साहब, और उन्होंने उनके घर को तो लिस्टिमेट कर दिया था, लेकिन गरीबों की बस्तियां डाली थी। तो मरीम नवाज़ अपना घर नहीं बना रही भाई, मरीम नवाज़ लोगों को आसान अक़सात पर बगैर सूद के बगैर गारंटी के कर्जे दे रही है। ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी की आदत इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, तो क्या ये 100% निजी दौरा है या सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त लंदन में हैं? देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना है तो उनको कोई, मैं समझता हूँ कि मसला नहीं है, वो खुलेआम जब मर्जी मिल सकते हैं। ये लंदन प्लान बनाने वाली पार्टी हमारी नहीं है, ये लंदन प्लान वाले जो हैं वो इस वक्त जेल में है, जो लंदन प्लान बनाया करते थे। एक का कोर्ट मार्शल हो चुका है और एक जो है वो जेल में है, और एक का पता नहीं कहीं बाहर फिर रहा है। तो हम जो प्लान बनाते हैं भाई, पाकिस्तान प्लान बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए बनाते हैं और खुल के बनाते हैं। मेरी लीडरशिप जो है उसमें यकीनन मरीम साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब निजी दौरे पर लंदन गए हैं, और ऑलरेडी वो प्लान था। दरमियान में मरीम साहबा की कुछ तबीयत ख़राब हुई और डेफिनेटली उन्होंने अपने इलाज के फॉलोअप के लिए भी जाना था। तो ये खालिस्तान एक निजी दौरा है, और 12 तारीख को इंशाल्लाह मरीम साहबा पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, और उसके बाद अल्लाह के फजल से अपनी ज़िम्मेदारी दोबारा अदा करेंगी। तो हमारा भाई कोई लंदन प्लान नहीं है, हमारा जो प्लान है वो पाकिस्तान प्लान है, और इंशाल्लाह कल भी पाकिस्तान के लिए जीते मरते थे, आइंदा भी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जीते मरेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने तो बिजली सहूलत पैकेज को अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं हाफिज नईम रहमान साहब से क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। अब उन्होंने अपनी सियासत बहरहाल किसी न किसी तरीके से चलानी है, जो कि अरसा दराज से नहीं चल रही। उस वक्त चला करती थी जब मुस्लिम लीग नून से उनका इत्तेहाद हुआ करता था, जब मौज हुआ करती थी, जब हुकूमतें भी बनती थीं, जब MNA MPA भी बनते थे। अब जब से मुस्लिम लीग नून को उन्होंने धोखा दिया है, जब से ना उनका इत्तेहाद बनता है, ना उनका कुछ बनता है, ना उनके MNA बनते हैं, ना उनके MNA MPA बनते हैं। बहरहाल उनको हक़ है वो अपनी सियासत करें, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात को पीछे छोड़ के 16 माह में बुरा बन के और लोगों से बातें सुन के पाकिस्तान की इकॉनमी को जो डूबने से बचाया है, आज पाकिस्तान तेज़ी से अपनी मईशत के संभलने की तरफ जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम, एक मजबूत, एक खुशहाल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुंतज़िर है। आवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब इसको कोई जो मर्ज़ी कहे, इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ कल भी दिया था, आज भी देंगे, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आवाम को रिलीफ इंशाल्लाह देते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब। नाज़रीन, आपने ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत समूह के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।